हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम प्रैक्टिस पेपर 8 सॉल्व करेंगे जो मैंने डॉक्टर रंजीत सिंह की टीजीटी इंग्लिश बुक से लिया है। और इससे पहले मैं प्रैक्टिस पेपर 1 to 7 अपलोड कर चुकी हूँ और मैं मिलियन माइंड्स इंग्लिश के प्रैक्टिस सेट से भी प्रैक्टिस सेट अपलोड कर रही हूँ जो मैंने प्लेलिस्ट में सीरियल वाइज जो डाल दिए हैं। तो अगर आपने नहीं देखे हैं और देखने के इच्छुक हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर के ईजीली देख सकते हैं। स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। इस प्रैक्टिस सेट में ये टीजीटी का प्रैक्टिस सेट है और इसमें बहुत से क्वेश्चन पीजीटी के भी हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, फिल इन द ब्लैंक विद एन अप्रोप्रिएट वर्ड टू कंप्लीट द सेंटेंस। तो देख लेते हैं कि यहाँ पे क्या फिल करना है हमें। आई हैव अ प्रोफाउंड रिस्पेक्ट फॉर हिज पॉलिटिकल एम्बिशन, सैगेसिटी, टेम्परामेंट और इन्वॉल्वमेंट। The correct answer will be B, sagacity. I have a profound respect for his political sagacity. And sagacity का मीनिंग होता है बुद्धिमत्ता, wisdom. Then देख लेते हैं क्वेश्चन सेकेंड। चूज द मीनिंग ऑफ द गिवन वर्ड अलर्ट। तो यहाँ अलर्ट का हमें मीनिंग फाइंड आउट करना है, सिनोनिम देखना है कौन सा है। एनर्जेटिक, बी इंटेलिजेंट, सी observant and D watchful. The correct answer will be D watchful. Question number 3, choose the alternative which expresses the meaning of the following. To lose face. A to look angry, B to be humiliated, C to be helpless and D to look vacant. Question number 3, the correct answer will be B to be humiliated. Question number 4, choose the correct substitute for the following. A man of odd habits. A man of odd habits का हमें यहाँ मीनिंग देखना है। Eccentric, cynical, introvert and moody. What will be the correct answer here? The correct answer will be A, eccentric. Question number 5, choose the correct substitute for the following. Lack of enough blood. ब्लड की जो कमी हो जाती है बॉडी में उसको क्या बोलते हैं? ए एमनेसिया, बी इंसोम्निया, सी अनेमिया एंड डी एलिगरी. क्वेश्चन नंबर 5, द करेक्ट आंसर विल बी सी, एनेमिया. क्वेश्चन नंबर 6, पिक आउट द एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड एंग्विश. यहाँ पे एक बार मीनिंग देख लेते हैं इनका। एमनेसिया, तो एमनेसिया का मतलब होता है स्मृति लोप, मीन्स जो अपनी याददाश्त भूल जाते हैं, मेमोरी लॉस हो जाता है, उसको एमनेसिया बोलते हैं। इंसोम्निया, अनिद्रा, नींद ना आने की बीमारी। अनेमिया, जो लैक ऑफ ब्लड होता है, शरीर में खून की कमी हो जाती है, उसे बोलते हैं अनेमिया। एंड एलर्जी, एलर्जी जो शरीर पे छोटे छोटे दाने हो जाते हैं तो उन्हें एलर्जी बोलते हैं। तो क्लियर। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6, पिक आउट द एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड एंग्विश. एंग्विश का हमें एंटोनिम बताना है एंड मेक इट श्योर यू हैव टू अंडरलाइन हेयर फर्स्ट ऑफ ऑल ये हमारा एंटोनिम है या सिनोनिम है, क्योंकि कंफ्यूज हो गए हम कितनी बार एंटोनिम की जगह सिनोनिम और सिनोनिम की जगह एंटोनिम कर देते हैं। एंग्विश का जो मीनिंग होता है दैट इज पीड़ा या दर्द। A pain, B comfort, C entertainment and D sorrow. Question number 6, the correct answer will be B comfort. Antonym बताना है यहाँ. Then question number 7, pick out the antonym of the given word. अब यहाँ पे भी हमें antonym बताना है, opposite word बताना है इसका, assistant का. assistant का हिंदी मीनिंग क्या होगा? सहायता. ऑप्शन देख लेते हैं। इंस्टेंस, बी रिमिटेंस, सी रेसिस्टेंस एंड डी अडियरेंस. इनके जो मीनिंग देखें अगर, तो इंस्टेंस का मीनिंग होता है एग्जाम्पल, ओके। और जो रिमिटेंस होता है, रिमिटेंस का मतलब होता है प्रेषण, रेसिस्टेंट का मतलब होता है प्रतिरोध और अडियरेंस का मतलब होता है निष्ठा या समर्पण। अब देखते हैं असिस्टेंट का जो एंटोनिम है वो क्या होगा।
सो आई होप आपने फाइंड आउट कर लिया होगा करेक्ट आंसर. करेक्ट आंसर इज सी हेयर, रेसिस्टेंस. देन क्वेश्चन नंबर 8, चूज द करेक्ट एंटोनिम फॉर द गिवन वर्ड. तो अगेन हमें यहाँ एंटोनिम ही बताना है. सो ओनेरस, सो ओनेरस का हमें एंटोनिम बताना है यहाँ. और ओनेरस क्या होता है? ओनेरस का मीनिंग होता है कष्टदायक. सो ऑप्शन ए टफ, बी डिफ़िकल्ट, सी इजी एंड डी कॉम्प्लिकेटेड. सो द करेक्ट आंसर विल बी सी इजी. Question number 9, choose the antonym of the given word. relinquish. So relinquish का हमें यहाँ एंटोनिम बताना है. A possess, B deny, C renounce and D abdicate. So relinquish का अगर मीनिंग देखें तो relinquish का मीनिंग होता है त्यागना, किसी चीज़ को त्याग देना, छोड़ देना. सो possess इसका मीनिंग होता है धारण करना. डिनाई, डिनाई का मतलब होता है मना करना. रिनाउंस, रिनाउंस का मतलब भी त्यागना होता है. और एब्डिकेट, एब्डिकेट का मतलब भी त्यागना होता है. तो बाकी सबका मतलब त्यागना या मना करने से ही है. और हमें बताना है यहाँ पे एंटोनिम. सो द करेक्ट आंसर विल बी ए पोसेस. देन क्वेश्चन नंबर 10, पिक आउट द सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड एसेल. तो एसेल का हमें यहाँ पे सिनोनिम बताना है. ऑप्शन ए स्विम, ऑप्शन बी अटैक, ऑप्शन सी फ्लाई एंड ऑप्शन डी डिफेंड. सो एसेल, एसेल का मतलब होता है किसी पे आक्रमण करना, अटैक करना. सो अब तो करेक्ट आंसर पता लग ही गया होगा आपको. द करेक्ट आंसर विल बी बी अटैक. देन क्वेश्चन नंबर 11, चूज द correct synonym for the given word. Plausible. So believable, unbelievable, problematic and costly. So जो plausible होता है, plausible का मतलब होता है प्रशंसनीय, praiseworthy. So believable, unbelievable, problematic and costly क्या हो जाएगा इसका synonym? So question number 11, the correct answer will be A, believable. Then question number 12. Question number 12, choose the correct synonym for the given word garnish. तो garnish का हमें यहाँ पे synonym बताना है. synonym पता है आपको, same word, पर्यायवाची. So A to adorn, B to worship, C garland and D to excuse. So the correct answer will be A to adorn. Question number 13, ट्रांसफॉर्म द गिवन सेंटेंस विदाउट यूजिंग टू. तो टू हमें रिमूव करना है इस सेंटेंस से. तो ही इज टू ऑनेस्ट टू एक्सेप्ट अ ब्राइब. सो देख लेते हैं इसका करेक्ट आंसर. सो ए ही इज सो ऑनेस्ट दैट ही विल नॉट एक्सेप्ट अ ब्राइब. बी ही इज वेरी ऑनेस्ट टू एक्सेप्ट अ ब्राइब. सी ही इज नॉट सो ऑनेस्ट टू एक्सेप्ट अ ब्राइब एंड डी नन ऑफ द अबव. सो क्वेश्चन नंबर 13 ए, ही इज़ सो ऑनेस्ट दैट ही विल नॉट एक्सेप्ट अ ब्राइब. तो हम क्या करते हैं, टू के प्लेस पे यहाँ सो कर देते हैं और उसके आगे दैट ही कैन नॉट जो है हम इसका स्ट्रक्चर बनाते हैं. लेकिन यहाँ पे कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि वो अपनी फिजिकल एबिलिटी दिखाएगा कि ही कैन नॉट एक्सेप्ट ब्राइब. क्यों? क्योंकि फिजिकल स्ट्रेंथ तो यहाँ दिखानी नहीं है. ये उसके प्रिंसिपल हैं दैट ही इज़ सो ऑनेस्ट दैट ही विल नॉट एक्सेप्ट अ ब्राइब. सो हमारा ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा. Question number 14, fill in the blank in the sentence given below with an appropriate word. The minister promised to look dash the grievances. A after, B into, C in and D over. तो फिक्स प्रेपोजिशन हमें सिर्फ अच्छे से रटनी होती है, इसमें कुछ नहीं करना होता. सो यहाँ पे लुक के साथ लग जाएगा इनटू. The minister promised to look into the grievances. Then question number 15, choose the given sentence into the passive voice. My captors were taking me to prison. So इसका हमें पैसिव वॉइस बनाना है. सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसका टेंस देखते हैं कौन सा है. तो ये हमारा पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस है और ऑब्जेक्ट हमारा मी है. तो मी का हम आई बना देंगे और आई से
पास्ट कॉन्टिन्यूस में चेंज करना है, तो देखिए कौन सा है इसमें पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। ए इज करेक्ट ऑप्शन, आई वॉज बीइंग टेकन टू प्रिजन बाय माई कैप्टर्स। क्वेश्चन नंबर 16, आइडेंटिफाई द करेक्ट सेंटेंस। दिस बुक इज प्रिफरेबल फ्रॉम दैट, दिस बुक इज प्रिफरेबल देन दैट, दिस बुक इज प्रिफरेबल टू दैट एंड नन ऑफ द अबव। सो क्वेश्चन नंबर 16 द करेक्ट आंसर इज सी, क्योंकि जो हमारी प्रेफरेबल जो वर्ड होता है इसके साथ हमेशा जो हमारी प्रपोजिशन है वो टू लगती है। क्वेश्चन नंबर 17, चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट प्रपोजिशन। वी आर नाउ कॉन्फिडेंट डैश विनिंग द मैच। तो कॉन्फिडेंट के साथ कौन सी प्रपोजिशन यहाँ पे यूज होगी? सो द करेक्ट आंसर इज सी, ऑफ। वी आर नॉट कॉन्फिडेंट ऑफ विनिंग द मैच। देन क्वेश्चन नंबर 18, लेट मी एक्वेंट हिम डैश द टॉपिक। तो एक्वेंट के साथ देखते हैं कौन सी प्रपोजिशन यूज होगी। सो एक्वेंट क्या होता है? फैमिलियर होता है। सो अबाउट, हिम, टू और ऑफ। सो 18 द करेक्ट आंसर विल बी बी, विद। लेट मी एक्वेंट हिम, सॉरी लेट मी एक्वेंट हिम विद द टॉपिक। क्वेश्चन नंबर 19, again appropriate preposition we have to fill here. So do not quarrel dash your neighbor. So question number 19, from, by, with and against. So question number 19 the correct answer will be C, do not quarrel with your neighbors. Question number 20, if you go out I dash the cricket match. So ये हमारे कंडीशनल सेंटेंसेस आ गए यहाँ पे, तो देखते हैं क्या फिल करना है यहाँ। शैल वॉच, वॉच, मस्ट वॉच और वुड वॉच। सो द करेक्ट आंसर विल बी ए, शैल वॉच। जब हमारा यहाँ इफ के साथ प्रेजेंट टेंस दिया है तो इधर हमारा फ्यूचर टेंस आएगा। क्वेश्चन नंबर 21, चूज द अल्टरनेटिव विच कैन बेस्ट रिप्लेस द अंडरलाइन वर्ड इन द फॉलोइंग सेंटेंस। इसके प्लेस पे हमें कोई दूसरा वर्ड लगाना है। सो एंट इज बिलीव टू बी द मोस्ट इंडस्ट्रियस क्रिएचर। तो इंडस्ट्रियस से मिलता हुआ ही हमें कोई वर्ड यहाँ पे फाइंड आउट करना है जो हम यहाँ लगा सकते हैं। सो ए सेंसिबल, बी डिलीजेंट, सी पंचुअल एंड डी सक्सेसफुल। द करेक्ट आंसर इज बी हेयर, डिलीजेंट, क्योंकि इंडस्ट्रियस का मतलब भी मेहनती होता है और डिलीजेंट का मतलब भी मेहनती होता है। क्वेश्चन नंबर 22, इन टीचिंग पोएट्री द एम्फेसिस इज लेड ऑन। टीचिंग करते हुए पोएट्री की एम्फेसिस हमारा किस पे जाता है? एप्रिसिएशन, ग्रामर, स्ट्रक्चर एंड वोकेबलरी। सो द करेक्ट आंसर विल बी ए, एप्रिसिएशन, क्योंकि पोएट्री में सिर्फ हमें एप्रिसिएट करना होता है। क्वेश्चन नंबर 23, विच ऑफ द फॉलोइंग अल्टरनेटिव provides the most appropriate one word substitute for the expression given below? A supporter of the cause of woman. So woman का जो supporter है वो बताना है यहाँ पे, effeminate, sophist, feminist और feminine. So the correct answer will be C, feminist. और एफिमिनेट क्या होता है? जो जेंट्स होते हैं और लेडीज जैसी उनकी जो आदतें होती हैं, जेस्चर जो होते हैं वो लेडीज जैसे यूज करते हैं, उसके लिए हम एफिमिनेट यूज करते हैं। और फेमिनिस्ट जो वुमन वेलफेयर चाहता है उसके लिए हम फेमिनिस्ट लगाते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव टू complete the sentence. The gardens in Srinagar are more beautiful than these of Mysore, those of Mysore, this of Mysore and that of Mysore. So the correct answer will be B, those of Mysore, क्योंकि यहाँ पे जो gardens है ये हमारा plural है तो हमें यहाँ पे भी plural लेना है, those of Mysore. 25, fill in the blank with appropriate auxiliary verb. So I wish I dash dead. So may, will, shall or were. What will be the correct answer? सो क्वेश्चन नंबर 25 द करेक्ट आंसर इज वर, क्योंकि जहाँ भी हम विश लगाते हैं वहाँ पे हम यहाँ पे चाहे हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर हो या प्लूरल हो हम वहाँ पे वर ही लगाते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 26, पार्ट ऑफ स्पीच इसमें हमें बतानी है। सो सी रैन फास्ट इन द टूर्नामेंट। तो यहाँ पे फास्ट बताना है। फास्ट क्या है? एडवर्ब, एडजेक्टिव, नाउन और नन ऑफ दीज।
सो द करेक्ट आंसर विल बी ए, एडवर्ब, क्योंकि जो फास्ट है हमारा रन के लिए यूज हुआ है और जो वर्ब को क्वालिफाई करते हैं वो हमारे एडवर्ब होते हैं। क्वेश्चन नंबर 27, choose the most appropriate option to fill in the blank. So again the meeting dash with a vote of thanks. So stopped, closed, finished and concluded. So the correct answer will be D, concluded. Why? क्योंकि इनका मतलब बीच में स्टॉप होना है, बंद होना है, फिर समाप्त हो जाना है, और concluded का मतलब होता है कि उसका कुछ रिजल्ट सामने आया। तो द मीटिंग concluded with a vote of thanks. Question number 28, choose the correct alternative to fill in the missing preposition. Although he is blind, he is very fast dash calculation. तो fast के साथ देखते हैं क्या आएगा यहाँ, in, at, with और about. So the correct answer will be B, at. Although he is blind, he is very fast at calculations. 29, select out of the following the correct prefix. अब हमें prefix ढूंढना है यहाँ पे, if any, टू मेक द वर्ड प्रॉपर। तो प्रॉपर में हम कौन सा प्रेफिक्स यूज कर सकते हैं, और प्रेफिक्स क्या होता है, जो हम किसी वर्ड के बिफोर में यानी सबसे पहले लगाते हैं, स्टार्टिंग में लगाते हैं, सफिक्स बाद में लगाते हैं और प्रेफिक्स पहले लगाते हैं। सो डिस प्रॉपर, अस प्रॉपर, इन प्रॉपर, कोई सा भी करेक्ट नहीं है। द करेक्ट आंसर इज नन ऑफ द अबव, क्योंकि इम्प्रॉपर होता है। क्वेश्चन नंबर 30, द नेचुरल ऑर्डर ऑफ लर्निंग अ लैंग्वेज इज। किसी लैंग्वेज को लर्न करने के लिए जो नेचुरल ऑर्डर होता है उसका, वो हमें यहाँ बताना है। तो सीधे बता देती हूँ इसमें मैं सॉरी, लिसनिंग, पहले हम किसी लैंग्वेज को लिसन करते हैं और जो हम सुनेंगे तो हम फिर उसको बोलेंगे। तो लिसनिंग, स्पीकिंग, देन रीडिंग, पहले पढ़ते हैं और फिर लिखते हैं। तो ये हमारा करेक्ट नेचुरल ऑर्डर है किसी भी लैंग्वेज को सीखने के लिए। पहले लिसनिंग, देन स्पीकिंग, थर्ड नंबर पे रीडिंग और फोर्थ नंबर पे राइटिंग। देन 31, ब्लूम्स टैक्सोनॉमी इज यूज फॉर क्लासीफाइंग। तो ब्लूम्स की टैक्सोनॉमी बतानी है हमें कि किस चीज़ को क्लासीफाई करने के लिए यूज होती है। तो आई थिंक बीएड की याद आ गई होगी आपको, बीएड में ये पढ़ा हुआ क्वेश्चन है। तो एम्स, ऑब्जेक्टिव्स, मेथड्स एंड स्ट्रेटजीज। सो 31 द करेक्ट आंसर विल बी बी, ऑब्जेक्टिव्स। क्वेश्चन नंबर 32, इन ट्रांसलेटिव कम ग्रामर मेथड द टीचर इज। जो हमारा ट्रांसलेशन कम ग्रामर मेथड होता है उसमें टीचर का बताना है क्या रोल होता है। सो टीचर इज नॉट रिक्वायर्ड, पैसिव लिसनर, वेरी इंपॉर्टेंट और साइलेंट रीडर। सो 32 द करेक्ट आंसर विल बी सी, टीचर इज वेरी इंपॉर्टेंट। 33, the main aim of using direct method is to enable the listener to get mastery in the use of। जो डायरेक्ट मेथड हम यूज करते हैं, डायरेक्ट मेथड का मतलब होता है सीधे हम अपनी मदर टंग यूज ना करके जिस लैंग्वेज को हम सीखना चाहते हैं उसी में ही हम उसको पढ़ते हैं, उसी में ही उसको सीखते हैं। सो किस चीज़ का यूज होता है इसमें, फॉरेन लैंग्वेज को हम मास्टरी करते हैं इसमें, मदर टंग पे, ट्रांसलेशन पे और ग्रामर पे। So 33 the correct answer will be A, foreign language. 34, in structure approach a listener gets mastery in। जो हमारा structural approach होता है इसमें किस चीज़ पे मास्टरी करता है लिसनर, listening skill, reading skill, writing skill और structure of sentences। So 34 the correct answer is D, structure of sentences। 35, इंग्लिश इज नॉट अ फोनेटिक लैंग्वेज इट मीन्स। तो इंग्लिश एक फोनेटिक लैंग्वेज नहीं है, इसका मीन्स हमें बताना है क्या है। सो ए, प्रोनाउंसिएशन इज सिमिलर टू मदर टंग ऑफ द लर्नर, प्रोनाउंसिएशन ऑफ अ वर्ड इज नॉट सम टोटल ऑफ द साउंड्स ऑफ लेटर्स। सी, प्रोनाउंसिएशन इज सिमिलर टू द साउंड ऑफ अ फोन। एंड डी, प्रोनाउंसिएशन इज नॉट सिमिलर टू द प्रोनाउंसिएशन ऑफ मदर टंग। सो 35 देख लेते हैं करेक्ट आंसर। So the correct answer will be B, pronunciation of a word is not sum total of the sounds of letters। 36, in English language there are। तो English language में बताना है 12 vowel sounds, 8 diphthongs and 24 sonnet sounds। तो ये चारों ऑप्शन देख लीजिए आप, इसमें मैं सीधे आंसर बता देती हूँ इसका। सो 36 द करेक्ट आंसर विल बी ए। तो इस तरह के क्वेश्चन में हमें ज़्यादा पढ़ने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ये इस तरह के क्वेश्चन जो अगर हमें आते हैं और हम सारे ऑप्शन पढ़ते हैं तो उनको भूल जाते हैं। तो जो भी हमारा करेक्ट आंसर है हमें सीधे उस पर टिक कर देना चाहिए।
या उसको साइड में लिख लेना चाहिए और मैच कर लेना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 37, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड हैंड राइटिंग? सो डिस्टिंक्टिवनेस, लाउडनेस, सिंप्लिसिटी एंड स्पीड। सो गुड हैंड राइटिंग की हमें यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक बतानी है, क्या है। सो डिस्टिंक्टिवनेस का मतलब होता है यहाँ विशिष्टता, स्पेशलिटी। सो 37, द करेक्ट आंसर विल बी बी, loudness. Then 38, the main purpose of teaching poetry is to develop. So the main teaching poetry को टीच करने का जो मेन पर्पज होता है दैट इज ए करेक्ट लैंग्वेज स्टैंडर्ड्स, बी वोकेबलरी, सी राइटिंग स्किल्स एंड डी एस्थेटिक सेंस एंड पावर ऑफ इमेजिनेशन। सो देख लेते हैं करेक्ट आंसर। सो द करेक्ट आंसर विल बी डी, एस्थेटिक सेंस एंड द पावर ऑफ इमेजिनेशन। क्योंकि जो पोइट्री हम पढ़ते हैं उसमें हमें वोकेबलरी, ग्रामर, किसी चीज़ पे मेन फोकस नहीं होता हमारा, सिर्फ एस्थेटिक सेंस होता है यहाँ पे, सौंदर्यवाद, उसके सौंदर्य पे, उसकी ब्यूटी पे, या फिर पावर ऑफ इमेजिनेशन, कल्पना शक्ति पर हमें मास्टरी करनी होती है उससे। क्वेश्चन 29, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द एग्जाम्पल ऑफ फ्री कंपोजिशन इन इंग्लिश? सो स्टोरी राइटिंग, essay राइटिंग, पोएट्री राइटिंग और पिक्चर कंपोजिशन। सो द करेक्ट आंसर विल बी डी, पिक्चर कंपोजिशन। क्वेश्चन नंबर 40, हु हैव बीन डिस्क्राइब्ड एज हाफ मैन इन द प्ले हैमलेट? हैमलेट में हाफ मैन किसको डिस्क्राइब किया गया है? तो मुझे लगता है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, अच्छे से लर्न कर लीजिए। सो ए हैमलेट एंड होरेसियो, बी रोजेनक्रेंट्स एंड गिल्डेस्टर्न, C Polonius and Laertes, and D none of the above. So the correct answer will be B, Rosencrantz and Guildenstern. 41, the native hue of resolution is sicklied over with the pale cast of thought. Who uttered the above words in the play Hamlet? तो हैमलेट में किसने ये जो वर्ड्स हैं ये बोले हैं? होरेसियो, पोलोनियस, हैमलेट एंड नन ऑफ द अबव। सो द करेक्ट आंसर विल बी सी, हैमलेट। ज़्यादातर हैमलेट ही बोला है इस वाले प्ले में। 42, हु अमंगस्ट द फॉलोइंग हैज बीन कॉल्ड बाय डाउडन एज अ स्मॉलर, सीरल, फियर्सर, मोर ईगर पीस ऑफ मेलाइस? ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हम कह सकते हैं इसको। सो रीगन, गोनरिल, कॉर्डेलिया और नन ऑफ द अबव। सो किंग लियर में कौन से कैरेक्टर के लिए ये सब वर्ड्स जो यूज किए गए हैं डाउडन के द्वारा? सो द करेक्ट आंसर विल बी ए, रीगन। सो रीगन कौन है? सेकंड नंबर की सिस्टर है किंग लियर की, सेकंड नंबर की डॉटर है। फर्स्ट नंबर पे गोनरिल है, सेकंड पे रीगन है और थर्ड पे कॉर्डेलिया है। तो रीगन के लिए ये वर्ड्स यूज हुए हैं। 43, द टायरनी ऑफ द ओपन नाइट्स टू रफ फॉर नेचर टू एंड्योर। सो हु अटर्स दीज वर्ड्स इन द प्ले किंग लियर? सो टायरनी का मीन्स होता है अत्याचार। सो द टायरनी ऑफ द ओपन नाइट्स टू रफ फॉर नेचर टू एंड्योर, ये जो लाइन है ये किंग लियर में कौन से कैरेक्टर ने बोली है? किंग लियर, कैंट, फूल और नन ऑफ द अबव। सो द करेक्ट आंसर विल बी बी, कैंट। 44, of all Shakespeare's tragedies, I would answer not even excepting King Lear, Othello is the most painfully exciting and the most terrible. Who made the above statement? तो ये जो स्टेटमेंट है ओथेलो और किंग लियर के बारे में किसने दिया है? सो वाल्टर रेले, जॉर्ज सेंट्सबरी, AC ब्रैडली एंड नन ऑफ द अबव। सो द करेक्ट आंसर विल बी सी, AC ब्रैडली। और AC ब्रैडली ने ही 1904 में शेक्सपियर के ऊपर एक बुक भी लिखी थी, शेक्सपियर्स ट्रेजेडीज। सो 35, ओ beware my lord of jealousy, it is the green-eyed monster which doth mock the meat it feeds on. Who utters these words in the play Othello? सो ओथेलो में किसने ये कोटेशन दी है? तो ग्रीन आइड से हमें यहाँ पे लर्न रखना है, किसने बोला है? ओथेलो, कैसियो, इयागो और नन ऑफ द अबव। सो द करेक्ट आंसर विल बी सी, इयागो। क्वेश्चन नंबर 46, एट विच इवेंट डू ओरलैंडो एंड रोजालिंड मीट? ओरलैंडो और रोजालिंड कौन सी इवेंट पे मिलते हैं और कौन से प्ले के कैरेक्टर हैं? ये हैं एज यू लाइक इट के कैरेक्टर, और वो किसने लिखा है? शेक्सपियर ने लिखा है।
So the wedding of Duke Frederick, the wrestling match, a public execution, or a traveling circus. So the correct answer will be B, a wrestling match. 47. What name डज रोजालिंड अज्यूम फॉर हर डिस्गाइज्ड सेल्फ? जब रोजालिंड को जंगल में भेज दिया जाता है उसके जो अंकल हैं ड्यूक फ्रेडरिक उसके द्वारा, तो वो अपना क्या नेम अज्यूम करती है जब वो वहाँ पे वेश बदल के जाती है और अपना क्या नाम वो रखती है? गेनीमेड, जॉब, हैरी और इकैरस? सो द करेक्ट आंसर इज ए, गेनीमेड. Question number 48. Whom does Hermia's father want her to marry in Midsummer Night Dream? So Midsummer Night Dream शेक्सपियर ने लिखा है. इसमें हर्मिया के फादर उसकी शादी किससे कराना चाहते हैं? डिमेट्रियस, लाइसेंडर, थेसियस और फिलोस्ट्रेट. सो उसके जो फादर हैं वो उसकी शादी डिमेट्रियस से कराना चाहते हैं. डिमेट्रियस से उसके फादर शादी कराना चाहते हैं, लेकिन हर्मिया किससे लव करती है? वो लाइसेंडर से लव करती है. 49. Who amongst the young Athenians in Midsummer Night's Dream is first affected by the love potion? So सबसे पहले जो लव पोशन था वो किसके ऊपर उसका असर हुआ था? तो लाइसेंडर, हेलेना, हर्मिया और डिमेट्रियस. सो क्वेश्चन नंबर 49, द करेक्ट आंसर इज ए, लाइसेंडर. देन क्वेश्चन नंबर 50. Who has called Bacon as the wisest, brightest and meanest of mankind? तो बेकन के लिए किसने ये बोला है? डॉक्टर जॉनसन, पोप, ड्राइडन एंड नन ऑफ द अबव. सो द करेक्ट आंसर विल बी बी, पोप. पोप ने बेकन के बारे में बोला है ये. क्वेश्चन नंबर 51. चार्ल्स लैम्ब रोट अंडर द पेन नेम ऑफ? चार्ल्स लैम्ब ने किस नाम से अपने वर्क लिखे हैं? तो पेन नेम ये होते हैं जो वो सिडोनिम रखते हैं अपने अपने ओरिजिनल नाम से ना रखे, वो कोई एज्यूम नेम रख लेते हैं और तब अपना वर्क स्टार्ट करते हैं. तो वो अल्फा ऑफ द प्लो, ABC, एलिया और द रोवर. सो द करेक्ट आंसर विल बी सी, इलिया. एलिस एंड जॉन आर dramatic version of Lamb's children, the imaginative children of Lamb, the children seen in the dream, and the real children of Lamb. So the correct answer will be B, imaginative children of Lamb. Alice और John जो Lamb के imaginative children थे. So question number 53. Who said Milton was a true poet of the Devil's Party without knowing it? तो किसने कहा था कि जो मिल्टन है वो ट्रू पोइट है, वो डेविल पार्टी की साइड से है और उसको इस बात का पता भी नहीं है? विलियम ब्लेक, डॉक्टर जॉनसन, अर्नोल्ड और T.S. इलियट. सो द करेक्ट आंसर विल बी ए, विलियम ब्लेक. देन 54. मिल्टन्स स्टाइल इज? मिल्टन का स्टाइल बताना है यहाँ. एफोरिस्टिक, ग्रैंड, पिक्टोरियल एंड डाइडेक्टिक. So the correct answer will be B, grand style. 55 question. Who is called an arch priest of nature? So nature का arch priest किसको बोला जाता है? Coleridge, Shelley, Wordsworth and Keats. The correct answer is C, Wordsworth. Question number 56. Dorothy was the sister of? Dorothy किसकी sister थी? Coleridge, Wordsworth, Shelley and Keats. So the correct answer is B, Dorothy Wordsworth की sister थी. 57. Who said poets are the unacknowledged legislators of the world? तो ये स्टेटमेंट किसने दी है? वर्ड्सवर्थ, कोलरिज, शैले एंड कीट्स. सो द करेक्ट आंसर विल बी सी, शैली. क्वेश्चन नंबर 58. मैं थोड़ा जल्दी करा रही हूँ क्योंकि मैं नहीं चाहती कि ज़्यादा से ज़्यादा हम टाइम इसमें वेस्ट करें. हमें सिर्फ जल्दी जल्दी इसका रिवीजन लेना है और देखना है हम कितना स्कोर कर पा रहे हैं. So in which poems does the line "Our sweetest songs are those that tell of saddest thought" occur? Ode to West Wind, To a Skylark, Revolt of Islam, and stanzas written in dejection near Naples. So 58. The correct answer will be B, To a Skylark. 59. Who is regarded as a poet with negative capability? बहुत इजी सा है. नेगेटिव कैपेबिलिटी जो किसको रिगार्ड किया गया है इसके लिए? वर्ड्सवर्थ, कीट्स, बायरन और शैले. सो 59 क्वेश्चन. द करेक्ट आंसर विल बी बी, कीट्स. कीट्स ने शेक्सपियर के लिए यूज किया था ये नेगेटिव कैपेबिलिटी. 60 क्वेश्चन.
Who said "oh" for a word of sensation rather than thoughts? So Keats, Shelley, Byron, or Coleridge? So the correct answer is A here, Keats. So who is the representative poet of Victorian era? Victorian era का representative poet बताना है. So Browning, D.J. Rossetti, Tennyson or none? So the correct answer will be C, Tennyson. 62. To strive, to seek, to find and not to yield. In which poem of Tennyson does the above line occur? तो किस पोम से लिया गया है ये वाली लाइन? यूलिसिस, लोटस ईटर, मैंड एंड नन. सो क्वेश्चन नंबर 62, द करेक्ट आंसर विल बी ए, यूलिसिस. 63 question, which amongst the following is considered as the dramatic soul study of Browning? So Bishop orders his tomb, Andrea del Sarto, faultless painter or an epistle? The correct answer will be B, Andrea del Sarto. 64. What is the chief characteristics of Browning's poetry? So Browning's की जो पोएट्री थी उसकी हमें चीफ कैरेक्टरिस्टिक्स बतानी है, मुख्य विशेषता बतानी है. सिंपल लैंग्वेज, ऑब्सक्यूरिटी, वर्बोसिटी एंड नन. द करेक्ट आंसर विल बी बी, ऑब्सक्यूरिटी. 65 question, which of the following novels of Dickens is autobiographical in nature? तो डिकेंस की ऑटोबायोग्राफिकल नेचर की हमें पोम देखनी है इसमें. हार्ड टाइम्स, डोम्बी एंड सन, डेविड कॉपरफील्ड एंड लिटिल डोरेट. सो द करेक्ट आंसर विल बी सी, डेविड कॉपरफील्ड. 66 क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग नॉवलिस्ट रोट इन सीरियल? तो इन नॉवलिस्ट में से बताना है किसने सीरियल्स में भी लिखा है. सो थॉमस हार्डी, W.M. Thackeray, George Eliot and Charles Dickens. The correct answer will be D, Charles Dickens. 67 question, which of the following plays has a play within play scene? तो कौन से प्ले के अंदर एक और प्ले जो दर्शाया गया है ये हमें यहाँ बताना है. किंग लियर, ओथेलो, हैमलेट एंड एज यू लाइक इट. द करेक्ट आंसर विल बी सी, हैमलेट. 68. What kind of a man is Milton's Lycidas? सो मिल्टन का जो लिसिडस है उसका हमें जेनर बताना है. वो एपिक है, लिरिक है, एलिजी है या ओड है? तो ये एलिजी है. ये एक पास्टोरल एलिजी है जो उसने अपने फ्रेंड एडवर्ड किंग के लिए लिखी है, जिसकी डेथ हो गई थी 1637 में. तो उन्होंने 1637 में ये पोएम लिखी और 1638 में इसको पब्लिश करवाया गया था. सो 69 क्वेश्चन, इन विच पोएम डज द फॉलोइंग लाइन अकर? Our birth is but a sleep and a forgetting. So Keats, Lamia, Sallage, Alastor, Wordsworth's Immortality Ode and none. So the correct answer is C here, Wordsworth Immortality Ode. So 1807 में पब्लिश हुआ है ये और 1803 से 1804 के बीच में लिखा गया था. 11 स्टैंजाज हैं इसमें. देन 70 क्वेश्चन, द प्ले हैमलेट बिगिंस. सो हैमलेट जो कौन सा सीन होता है, किस सीन से वो मतलब कौन सा टाइम होता है जब ये हैमलेट प्ले बिगिन होता है? एट डॉन, मीन्स डॉन होता है सुबह, अर्ली मॉर्निंग. एट द स्ट्रोक ऑफ मिडनाइट, एट डस्क और एट नून. सो द करेक्ट आंसर विल बी बी, एट द स्ट्रोक ऑफ मिडनाइट. 71. Who speaks the following words to Horatio in Hamlet? There are more things in heaven and earth, Horatio, than are dreamed of in your philosophy. So the ghost of Hamlet, Claudius, Polonius or Hamlet. So 71, the correct answer will be D, Hamlet. And the ghost of Hamlet से मतलब Hamlet के फादर से है जिनकी डेथ हो गई थी और वो घोस्ट बन गए थे. और ये जो लाइंस बोली हैं ये उसने हैमलेट ने, प्रिंस हैमलेट ने बोली हैं होरेसियो से. 72. Which of the following is not a character in a Midsummer Night Dream? So Midsummer Night Dream में देखना है कौन सा कैरेक्टर इनमें से नहीं है. सो ये सारे माइनर कैरेक्टर हैं और माइनर कैरेक्टर्स को हमें और भी अच्छे से पढ़ना है. सो क्वींस, फ्लूट, ओब्सबॉर्न एंड मोथ. सो 72, द करेक्ट आंसर विल बी सी, ओसबॉर्न. देन 73.
Bacon's essay are moral and religious, philosophical and secular, ethical and philosophical, emotional and theological. सो द करेक्ट आंसर विल बी, ये इस क्वेश्चन का जो इन्होंने एफ लिखा हुआ है फोल्ड में दिया हुआ है ये, तो इसका आप देख लेना, कंसीडर कर लेना खुद से इस क्वेश्चन को क्या होगा। 74. Which of the following lies according to Bacon? Causes the gravest hurt to man. So a lie that passes through the mind, lies of poesy that fill the imagination, C a lie that sinks and settles in the mind, and D none of the above. So 74, the correct answer will be C, a lie that sinks and settle in the mind. 75. The place where Satan and his peers assembled in Paradise Lost, book first is named. तो बुक फर्स्ट में जब सैटन को डिफीट करके जीसस क्राइस्ट जो नीचे फेंक देते हैं हेल में, तो बताना है कि कहाँ पे उनकी असेंबली हुई थी, कहाँ पे वो सब लोगों ने खुद को असेंबल किया था। सो पेंडेमोनियम, ओसोनियम, चार्मेन और सल्फोरियम। सो क्वेश्चन नंबर 75, द करेक्ट आंसर विल बी ए, पेंडेमोनियम। 76. In his poem Rabbi Ben Ezra, रॉबर्ट ब्राउनिंग ग्लोरीफाइज। सो रेबी बेन इजरा पोयम है रॉबर्ट ब्राउनिंग की, उसमें उन्होंने किसको ग्लोरीफाई किया है? चिल्ड्रन, यूथ, ओल्ड एज और नन ऑफ द एबव। सो द करेक्ट आंसर विल बी सी, ओल्ड एज। 77. विच ऑफ द फॉलोइंग अप्लाइज टू वर्ड्सवर्थ विजन ऑफ नेचर? वर्ड्सवर्थ के विजन ऑफ नेचर में कौन सा अप्लाई किया जा सकता है इसमें? मिस्टिकल पैंथिज्म, सुपर नेचुरल मिस्टिसिज्म, रोमांटिक रेशनलिज्म और नन ऑफ द एबव। द करेक्ट आंसर इज ए, मिस्टिकल पैंथिज्म। 78. The name of the region that figures in R.K. Narayan's novels and appreciated as his Casterbridge is Siliguri, Malgudi, Kolhapur or none of the above. So 78, the correct answer will be B, Malgudi. 79. One in the light of Bacon's essay of studies should read. सो ये जो ऐसे है बेकन का ऑफ स्टडीज, तो इसमें देखना है किस चीज़ पे लाइट डाली गई है, क्या हमको पढ़ना चाहिए? टू कंट्राडिक्ट, टू बिलीव, टू वेट और टू कन्फ्यूट। तो किस लिए पढ़ना चाहिए हमें? 79, द करेक्ट आंसर विल बी सी, टू वेट। 80 क्वेश्चन, मिल्टन्स पैराडाइज लोस्ट इज रिटन इन। मिल्टन का पैराडाइज लोस्ट किस चीज़ में लिखा गया था? हीरोइक कपलेट, स्पेंसेरियन स्टैंजा, फ्री वर्स और ब्लैंक वर्स। सो द करेक्ट आंसर विल बी डी, ब्लैंक वर्स। क्वेश्चन नंबर 81, हु अमंग द फॉलोइंग पोइट्स वाज मोस्ट इन्फ्लुएंस्ड बाय रूसो? तो रूसो से सबसे ज़्यादा इन्फ्लुएंस कौन था? कीट्स, वर्ड्सवर्थ, टेनिसन और ब्राउनिंग। सो द करेक्ट आंसर विल बी बी, वर्ड्सवर्थ, क्योंकि रूसो ने भी नेचर को फॉलो किया है और वर्ड्सवर्थ भी नेचर को फॉलो करते थे। 82 क्वेश्चन, हुम डिड टेनिसन सक्सीड एज पोइट लॉरिएट? सो टेनिसन किसके बाद में पोइट लॉरिएट बने हैं ये बताना है। स्कॉट, कोलरिज, वर्ड्सवर्थ एंड शैले। सो क्वेश्चन नंबर 82, द करेक्ट आंसर इज सी, वर्ड्सवर्थ। वर्ड्सवर्थ 1843 में पोइट लॉरिएट बनाए गए थे आफ्टर द डेथ ऑफ रॉबर्ट साउदी, और 1850 में वर्ड्सवर्थ की डेथ हो गई थी, और उसकी डेथ के बाद ही टेनिसन को पोइट लॉरिएट बना दिया गया था। देन 83, whom does लेडी मैकबेथ फ्रेम फॉर द मर्डर ऑफ डंकन? तो लेडी मैकबेथ जब मर्डर करती हैं डंकन का, तो किसको उसका ब्लेम डालती हैं? सो मैलकॉम, डोनाल्बेन, ड्रंकन चैम्बरलेन, द पोर्टर और द मैकबेथ। सो द करेक्ट आंसर विल बी बी, ड्रंकन चैम्बरलेन। क्वेश्चन नंबर 84, हु किल्स बैंकू? बैंकू को कौन मारता है? सो मैकडफ, फ्लिंस, मैकबेथ और अ ग्रुप ऑफ मर्डरर्स हायर्ड बाय मैकबेथ। सो द करेक्ट आंसर इज डी, अ ग्रुप ऑफ मर्डरर्स हायर्ड बाय मैकबेथ। ये बैंकू को मार देते हैं, जिसमें कि उसका बच्चा है, उसके बेटे का नाम क्या है? फ्लिंस है। फ्लिंस बचकर भाग जाता है। सो द करेक्ट आंसर इज डी हेयर। क्वेश्चन नंबर 85, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब लेडी मैकबेथ्स डेथ? सो लेडी मैकबेथ की डेथ को क्या डिस्क्राइब करता है इसमें? सी डाइज ऑफ स्टेज, सी स्लिप वॉक्स ऑफ द पैलेस वॉल, सी डिक्लेयर्स हर ओन गिल्ट एंड स्टैब्स हर सेल्फ विद अ नाइफ,
And D. Macbeth slays her in revenge for his own wife's murder. सो क्वेश्चन नंबर 85, इसमें जो आंसर दिया है वो डी दिया हुआ है, और ये आंसर जो है प्रैक्टिस सेट में रॉन्ग है। तो प्रैक्टिस सेट में डी दिया हुआ है, लेकिन इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज ए, सी डज ऑफ स्टेज, क्योंकि वो ऑफ स्टेज ही मर जाती है, उसकी मौत को दिखाया नहीं जाता। 86, whom does Macbeth see sitting in his chair during the banquet? So banquet में अपनी चेयर पर किसको बैठे हुए देखता है मैकबेथ? Himself, Banquo's ghost, Duncan's ghost और लेडी मैकबेथ. So the correct answer is B, Banquo's ghost. जब वो बैंक्यू को मरवा देता है तो उसका घोस्ट उसको बार बार दिखाई देता है कि वो बैंकेट में उसकी चेयर पर बैठा है। 87 क्वेश्चन, व्हाट विजन डज मैकबेथ हैव बिफोर ही किल्स डंकन? सो डंकन को मारने से पहले मैकबेथ क्या विजन देखता है? सो ए, ही सीज अ फ्लोटिंग हेड आर्ग्यूइंग हिम टू स्पिल ब्लड, बी, ही सीज अ ब्लडी एग्स lodged in Duncan's brow, C, he sees pale maiden in the moonlight, and D, he sees a floating dagger pointing him to Duncan's chamber. So बहुत ही important question है ये. The correct answer will be D, he sees a floating dagger pointing him to Duncan's chamber. Question number 88, who utters the following words in As You Like It? As You Like It की लाइन्स हैं ये, बतानिए किसने बोली हैं. It is not the fashion to see the lady, the epilogue, but it is no more unhandsome than to see the lord, the prologue. So Celia, Rosalind, Phoebe and Andre. So the correct answer will be B, Rosalind. Question number 89, which of the following statement with regards to the handkerchief that Othello gives to Desdemona is not true? तो जो ओथेलो ने डेस्डेमोना को अपना हैंडकरचीफ यानी कि रुमाल दिया था, तो उसके बारे में कौन सी स्टेटमेंट गलत है ये हमें यहाँ बताना है. Othello's mother gave it to Othello. It was infused by magic by a sibyl. It was given to Othello's mother by Othello's father, and it was given to Othello's mother by an Egyptian. तो इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज सी, क्योंकि उसके फादर के द्वारा उसको नहीं दिया गया था ये. 90 क्वेश्चन, in which poem of Milton do we find the following line? They also serve who only stand and wait. So Paradise Lost, Comus on his blindness and Samson agonist. तो ये लाइन कौन सी पोएम से ली गई है कि जो सिर्फ खड़े होकर इंतजार करते हैं वो भी भगवान की सेवा करते हैं? तो ये जो है ये ऑन हिज ब्लाइंडनेस से ली गई लाइन है. क्वेश्चन नंबर 91, हु वाज एलिस इन लैम्स ड्रीम चिल्ड्रन? तो ड्रीम चिल्ड्रन जो एलिस जो कौन थी लैम्प के ड्रीम चिल्ड्रन में? तो डॉटर, वाइफ, मदर और मदर इन लॉ. द करेक्ट आंसर इज ए, डॉटर. देन 92 क्वेश्चन, हु रिमार्क्ड अबाउट सैले इज बीइंग अ ब्यूटीफुल बट ineffectual angel, beating in the void his luminous wings in vain? So Oscar Wilde, T.S. Eliot, Matthew Arnold or F.R. Lewis. 92 question, the correct answer is C, Matthew Arnold. So whose death has Tennyson mourned in memoriam? So in memoriam में किसकी डेथ पर टेनिसन ने मौन किया है? तो बहुत इंपॉर्टेंट सा और प्यारा सा क्वेश्चन है ये. सो आर्थर हेलम, Wordsworth, Byron and none of these. So the correct answer is A, Arthur Hallam. 94 question, what happens to the lover in Browning's poem Porphyria's Lover? So lover को इसमें बताना है कि क्या हुआ था जो ब्राउनिंग की पोएम थी Porphyria's Lover, उसमें gets married, gets cheated, gets killed or none of these. So 94, the correct answer is C here, gets killed. Question number 95, the title Nightingale of India was given to Sarojini Naidu by. So इम्पोर्टेंट सा क्वेश्चन है, हमारे टीजीटी के सिलेबस से थोड़ा अलग है, पीजीटी में ये क्वेश्चन आ सकता है. द टाइटल नाइटिंगल, जो नाइटिंगल ऑफ इंडिया टाइटल दिया गया था सरोजिनी नायडू को, वो किसके द्वारा दिया गया था ये हमें बताना है. टैगोर, अरविंदो घोष, नेहरू जी और गांधी जी. The correct answer is D here, Gandhi ji. 96, when was Rabindranath Tagore awarded the Nobel Prize in Literature?
So 1910, 1919, 1913 and 1923. So 1996 the correct answer will be C, 1913. ये उन्होंने जो पोम लिखी थी गीतांजलि उसके लिए दिया गया था. 97 क्वेश्चन. विच ऑफ द फॉलोइंग पोएम्स डिड टैगोर राइट ओरिजिनली इन इंग्लिश. तो कौन सी पोएम इंग्लिश में लिखी है उन्होंने. द क्रेसेंट मून, द चाइल्ड, लवर्स गिफ्ट और नन ऑफ दीज, none of the above. So the correct answer will be B, the child. 98. Who said Tennyson's genius was lyrical. तो किसने टेनिसन्स के लिए बोला है टेनिसन्स जीनियस वाज लिरिकल. इलियट, ओडेन, स्पेंडर एंड यीट्स. सो 98 द करेक्ट आंसर विल बी बी, ओडेन. 99. द ब्लैकवुड dismissed Keats as a member of the Satanic Party, Cockney School, Dunces Society and Elitist Club. So question number 99, the correct answer will be B, Cockney School. So 100 question. Sallage Ode to the West Wind was written in the vicinity of. So A, Florence, B, Rome, C, Athens and D, Lake Districts. So question number 100, the correct answer is A, Florence. 101. Dickens Oliver Twist was serialized in the. So Dickens का जो ओलिवर ट्विस्ट था वो कहाँ पे सीरियलाइज हुआ था. A, बेंटलेज, B, ब्लैकवुड्स, C, स्क्रूटिनी and D, क्वार्टरली रिव्यू. The correct answer is A, बेंटलेज. 102. Jaggers, a character in Dickens' Great Expectation, is by profession A or N, confectioner, artist, lawyer and physician. So 102, the correct answer will be C, lawyer. 103. In Dickens' David Copperfield, Uriah Heep's misdeeds are exposed by Wakefield, Steerforth, Spenlow or Micawber and Traddles. The correct answer is D, Micawber and Traddles. 104. Who has criticized Milton's language? Lewis, Eliot, Arnold or Duchess. So 104, the correct answer will be B, Eliot. 105. Which of the following plays has not been written by Shakespeare? तो शेक्सपियर ने कौन सा प्ले नहीं लिखा इनमें से. रोमियो एंड जूलियट, हेनरी फोर्थ, स्पेनिश ट्रेजेडी एंड मैरी वाइफ्स ऑफ विंडसर. सो 105 द करेक्ट आंसर विल बी सी, स्पेनिश ट्रेजेडी. आई थिंक थॉमस किड ने ये लिखा था. 106. एडमंड इन किंग लियर वाज बास्टर्ड सन टू. तो एडमंड जो था किंग लियर में वो किसका बास्टर्ड सन था, किसका नाजायज बेटा था. लियर, किंग ऑफ फ्रांस, ड्यूक ऑफ एल्बनी और अर्ल ऑफ ग्लूचेस्टर. सो द करेक्ट आंसर इज डी, अर्ल ऑफ ग्लूचेस्टर. इसका एडमंड जो था वो इलीगल चाइल्ड था, इलेजिटिमेट चाइल्ड था और इसका जो रियल सन था वो था एडगर. 107. एमिलिया इन ओथेलो वर्कड एज मेड इन द हाउस ऑफ. सो एमिलिया किसकी मेड थी यहाँ हमें बताना है. कैसियो, ओथेलो, डेस्डिमोना और ड्यूक्स पैलेस. So the correct answer is C here, Desdemona. 108. Who is regarded as a prince among the English essayists? So English essay का प्रिंस किसको बोला गया है. तो विलियम हैजलिट, फ्रांसिस बेकन, A.G. गार्डनर एंड चार्ल्स लैम्ब. सो द करेक्ट आंसर इज डी हेयर, चार्ल्स लैम्ब. अगर फादर ऑफ इंग्लिश ऐसे आएगा तो फ्रांसिस बेकन को बोलना है, फादर ऑफ ऐसे आएगा तो मोंटेक को बोलना है और अगर प्रिंस आ जाता है, प्रिंस ऑफ इंग्लिश ऐसे, तो चार्ल्स लैम्ब को बोलना है. 109. द स्टडी ऑफ विच सब्जेक्ट अकॉर्डिंग टू बेकन मेक्स अ मैन विटी. तो अकॉर्डिंग टू बेकन, बेकन के अनुसार कौन से सब्जेक्ट की स्टडी इंसान को विटी बनाती है. हिस्ट्री, मैथमेटिक्स, लॉजिक और पोएट्री. So 109 the correct answer is D, poetry. 110. Hurrying along the road, a passing bus knocked him down. Identify the correct option. So इसमें क्या करना है. Hurrying along the road, a passing bus knocked him down. पैसिव बनाना है इसका.
तो देख लेते हैं। हरिंग अलोंग द रोड ही वाज नॉक्ड डाउन बाय अ पासिंग बस। बी हरिंग अलोंग अ रोड अ पासिंग बस नॉक्ड हिम डाउन। सी हरिंग अलोंग द रोड अ पासिंग बस was knocked by him, and D none of the above. So 110 the correct answer is A here. hurrying along the road ये वाला सेम रहेगा, जो ये वाला फ्रेज है ये सेम रहेगा. देन अ पासिंग बस नॉक्ड हिम डाउन, तो यहाँ पे हमारा ऑब्जेक्ट ही है, तो ही के अकॉर्डिंग हम बनाएंगे, हिम का ही हो जाएगा और ये हमारा पास्ट इंडेफिनिट में है, तो ही वाज नॉक्ड डाउन बाय अ पासिंग बस, तो ए हमारा करेक्ट आंसर है. 111 पीपल लिविंग इन सिटीज आर प्रोन डैश अमेजिंग कंज्यूमर गुड्स, तो ये हमें फिक्स प्रपोजिशन अगेन यहाँ पे फिल करनी है. सो द करेक्ट आंसर विल बी 2 प्रोन टू अमेजिंग कंज्यूमर गुड. देन 112 वी मस्ट ट्राई क्रिएट बेटर एंड सेफर अर्बन लाइफ, सो कौन सी प्रपोजिशन यहाँ फिल करनी है हमको, देखते हैं. द करेक्ट आंसर विल बी सी वी मस्ट ट्राई टू क्रिएट बेटर एंड सेफर अर्बन लाइफ. 113 आइडेंटिफाई द करेक्ट एक्टिव वॉइस ऑफ द सेंटेंस गिवन बिलो, इसकी हमें एक्टिव वॉइस बनानी है. माई फर्स्ट विजिट टू हैदराबाद विल ऑलवेज बी रिमेंबर्ड बाई मी, तो ऑलवेज बी रिमेंबर्ड, यहाँ पे विल आया है तो ये हमारा फ्यूचर इंडेफिनिट में हमें चेंज करना है, और आई के साथ हम सेल यूज करते हैं, तो आई के साथ यहाँ विल दिया है तो पहले ही रॉन्ग हो गया है. सो आई सेल ऑलवेज रिमेंबर, यहाँ पे ऑलवेज वर्ड आया है तो ऑलवेज वाला ही सेंटेंस ले लेंगे, नेवर वाला नहीं लेंगे. क्वेश्चन नंबर 114 विश यू अ हैप्पी बर्थडे जॉन सैड टू मी, इसको हमें इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करना है. सो ए जॉन टोल्ड मी दैट आई शुड विश अ हैप्पी बर्थडे. बी जॉन विश्ड मी अ हैप्पी बर्थडे. सी जॉन told me to have a happy birthday. And D John wished that he should say a happy birthday to me. So the correct answer will be B. John wished me a happy birthday. B is correct answer. Then 105 आइडेंटिफाई द करेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच, सो इनडायरेक्ट स्पीच बनानी है इसकी भी. द जियोलॉजिस्ट सेड द अर्थ रिवॉल्व्स राउंड द सन, तो यहाँ पे द जियोलॉजिस्ट सेड, उसके बाद यहाँ पे इनको हटा के हमें दैट लगाना है कंजंक्शन, और ये हमारा सेम रहेगा क्योंकि ये हमारा यूनिवर्सल ट्रूथ है. तो देख लेते हैं, जो बी वाला है इसमें रिवॉल्व आ गया, ये रोंग हो जाएगा. यहाँ वुड आ गया है, ये रोंग हो जाएगा. नन ऑफ द अबव नहीं है इसमें, इसका ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा. द जियोलॉजिस्ट टोल्ड दैट द अर्थ रिवॉल्व्स राउंड द सन, इसमें भी मेरे अकॉर्डिंग एक मिस्टेक है कि यहाँ पे सैड के साथ ऑब्जेक्ट नहीं दिया हुआ है, तो यहाँ पे सैड ही आना था, लेकिन ठीक है, थोड़ी बहुत मिस्टेक हम यहाँ पे बेटर ऑप्शन फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं, तो ए हमारा करेक्ट आंसर है. 116 चूज द एंटोनिम, यहाँ एंटोनिम देखना है हमें, तो अंडरलाइन कर लो एकदम जिससे हम भूलें ना. एबोर, एबोर का हमें यहाँ एंटोनिम बताना है, तो हेट, लव, डेस्पाइस एंड नन ऑफ द अबव. सो द करेक्ट आंसर विल बी बी. एबोर का मतलब होता है हेट, और इसका जो ऑपोजिट हो जाएगा दैट इज लव. 117 विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, इनमें कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है. बोथ एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स कैन बी अचीव्ड शॉर्टली. बोथ एम्स एंड ऑब्जेक्ट्स आर सिनोनिमस. सी synonyms. C aims are of general nature while objects are specific. And D realization of objectives is not possible. The correct answer will be C aims are of general nature while objectives are specific. डोंट नो एग्जाम में क्या आ जाए, क्योंकि वो एग्जामिनर के माइंड पे डिपेंड करता है कि वो क्या क्वेश्चन एग्जाम में डाल देंगे. सो द सिनोनिम ऑफ द वर्ड डेक्स्ट्रस, सो डेक्स्ट्रस का हमें यहाँ पे सिनोनिम बताना है. इनकम्प्लीट, स्किलफुल, डल और नन. सो द करेक्ट आंसर विल बी बी स्किलफुल. 119 अ शॉर्ट स्टोरी शुड बी फिनिश्ड इन, जो शॉर्ट स्टोरी है उसको कितने हमें फिनिश करना चाहिए, कितनी सेटिंग में फिनिश करना चाहिए, ये इसमें पूछा है. 1 सिटिंग, 2 सिटिंग, 3 सिटिंग एंड 4 सिटिंग. नाम से ही लिखा हुआ है शॉर्ट स्टोरी, तो 1 सिटिंग में फिनिश कर देंगे. 120 चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट अल्टरनेटिव दैट मे रिप्लेस द अंडरलाइंड पोर्शन इन द फॉलोइंग सेंटेंस. ही डज अनपेड वर्क फॉर द रेड क्रॉस. सो अनपेड का हमें बताना है यहाँ पे ऑनरेरी, होरोफिक, ऑनरेबल एंड ऑनेस्ट. सो द करेक्ट आंसर विल बी ए ऑनरेरी. तो ऑनरेरी होता है अनपेड वर्क. तो इसे प्रैक्टिस सेट में ओनली 120 क्वेश्चन थे. आई थिंक एग्जाम जल्दी से आने वाला है, काफ़ी सारी र्यूमर्स ओढ़ रही हैं.
आए या ना आए अभी फ़िलहाल, चाहे रूमर्स हो या सच्चाई हो, एग्ज़ाम तो आना ही है। सो हमें ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करते हुए एक चीज़ को पकड़ के नहीं बैठना है, प्रैक्टिस सेट जल्दी जल्दी जितने हो सके सोल्व कर देने हैं। सो आज की वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। चाहे वीडियो पसंद आई है और आपके लिए यूजफुल रही है तो इसे लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, अपने फ्रेंड्स को भी इस वीडियो को शेयर कीजिए और मुझे प्लीज़ मोटिवेट कीजिए। आपके लाइक सब्सक्राइब से ही मुझे मोटिवेशन मिलता है कि मैं नई वीडियोज़ बनाऊँ। सो मिलते हैं ऐसी ही नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय।